हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं संजय चौहान और आज आपको जो पीछे अपना टॉपिक चल रहा था, ठीक है, उसको अपने कवर कर चुके थे, जिसमें प्रारंभिक विद्युत था। और अभी अपने क्या करेंगे कि अपने जो इलेक्ट्रीशियन है उस इलेक्ट्रीशियन के काम में कौन कौन से वैद्युतिक पदार्थ यूज होते हैं, यानी कि कौन कौन से वैद्युतिक पदार्थ यूज होते हैं, यानी कि अपने जो इलेक्ट्रीशियन का काम रहेगा उस इलेक्ट्रीशियन के काम में कितने प्रकार के वैद्युतिक पदार्थ रहेंगे। जैसे अपने बात करते हैं कि सोना है चांदी है, ऐसे तो पदार्थ यूज नहीं होते क्योंकि महंगी धातु हैं, लेकिन अपने तांबा है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, या टंगस्टन है, नाइक्रोम है, यूरेका है, ये सारी की सारी जो धातुएं यूज होती है वो। और उसके साथ साथ में कुछ अचालक पदार्थ है, जैसे अपने इंसुलेटर, तार के ऊपर जो इंसुलेशन चढ़ाते हैं, रबर जो चढ़ाते हैं उसको, जिसके अंदर पीवीसी वगैरह है, वो सारे के सारे जो वैद्युतिक पदार्थ हैं, अब्रक है, माइका है, बेकेलाइट है, उन सभी को अपने क्या करेंगे, अभी पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर, वैद्युतिक पदार्थ टॉपिक के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपने सबसे पहली बात आती है कि ये जो वैद्युतिक पदार्थ है या जो पदार्थ है, उस पदार्थ को हमने पहले कितने भागों में बांटा था, तो 3 भागों में बांटा था। वो 3 भाग कौन कौन से थे? तो पहला था चालक, ठीक है, दूसरा क्या था, कुचालक, तीसरा था अर्धचालक। तो अपने क्या है कि इस जो टॉपिक रहेगा, इस टॉपिक के अंदर इन तीनों के बारे में ही पढ़ेंगे बस। तो अभी अपने सबसे पहली बात करेंगे चालक के बारे में। तो चालक कौन सा पदार्थ होगा? तो सबसे सीधी सी बात पहली तो ये है कि जिसमें से करंट प्रवाहित हो जाएगा, जिसमें से करंट प्रवाहित हो जाएगा उसको हम लोग चालक बोलेंगे। उसके बाद में कि उसके अंदर रासायनिक क्या गुण होने चाहिए, तो रासायनिक गुण उसके अंदर यह होने चाहिए कि वैद्युतिक जो चालक होगा उसकी जो परमाणु क्रमांक होगा या परमाणु संरचना होगी, उस परमाणु संरचना के अंदर अंतिम जो कक्षा होगी, उस अंतिम कक्षा के अंदर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि अगर कोई पदार्थ ऐसा है जिसकी अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चालक बोलेंगे। या दूसरी बात अगर बात करते हैं कि जो अपना चालक होगा उसके अंदर और क्या गुण हो सकते हैं, तो वो जो विद्युत धारा है उस विद्युत धारा को क्या करेगा, वाहक होगा, यानी कि उसमें से करंट जो है प्रवाहित होगी, सबसे पहली बात तो, ठीक है। उसके बाद में अगर अपने बात करते हैं कि ये जो चालक है, इस चालक के अंदर और क्या चीज़ें अपने पढ़ेंगे, तो अभी पढ़ रहे हैं कि चालक जो है उस चालक के अंदर गुणधर्म क्या होते हैं। चालक के अंदर गुणधर्म से क्या मतलब है कि कोई भी अपना पदार्थ होता है, ठीक है, उसकी कोई ना कोई अपनी विशेषता होती है, ठीक है। जिसके जैसे अपने बात करते हैं कि कोई पदार्थ है वो सोना है, जैसे वो उसकी अगर अपनी विशेषता अलग है, जैसे चांदी है उसकी अपनी अलग विशेषता है, एल्यूमिनियम वो हल्का है, ऐसे अलग अलग हर विशेष पदार्थ की अलग अलग विशेषता है। तो उसी तरीके से अपने अगर चालक की बात करेंगे तो चालक की क्या विशेषता होनी चाहिए, तो अपने पास वैद्युतिक पदार्थ के अंदर जो चालक यूज करेंगे उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो इंडिया के अंदर रह रहे हैं तो इंडिया के अंदर कोई भी पदार्थ है वो सस्ता होना चाहिए भाई, यानी कि कोई भी पदार्थ है वो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। सस्ता होगा तो ही हम लोग जो है उसको यूज कर पाएंगे। जैसे अगर बात करते हैं कि 2 पदार्थों का कंपैरिजन करके अपने अगर देखते हैं कि एक तो आपका जो है पदार्थ है चांदी, ठीक है, दूसरा है तांबा। तो अपना जो अच्छा चालक है, जिसको सबसे अच्छा चालक बोलते हैं, वो तो चांदी है, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो घरों के अंदर जो तारें वगैरह यूज होती है वो कौन सी होती है, तांबे की तारें वगैरह यूज होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो तांबी है, जो चांदी है, इस चांदी का यूज क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि चांदी जो आपकी क्या है, महंगी है। इस महंगी होने के कारण आपका जो चांदी है उसको यूज आपका नहीं करते हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि आपको जो है सबसे पहली बात तो कि आपका जो चालक है वो चालक क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। अगर सस्ता होगा तो ही हम लोग यूज कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में दूसरी बात आती है कि चालक जो है वो चालक आसानी से, यानी कि सुगमता से हमें उपलब्ध होना चाहिए। यानी कि अपना जो चालक है कोई भी वो आसानी से हमें सुगमता से उपलब्ध होना चाहिए। अगर वो सुगमता से हमें उपलब्ध होगा तो ही हम लोग जो है उसका यूज़ कर पाएंगे। जैसे अगर बात करते हैं कि अगर अपने एरिया के अंदर जैसे एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा जो है मात्रा में पाया जाता है, तो एल्यूमिनियम बहुत मात्रा में पाया जाता है, लेकिन वो तांबे से जो है अच्छा चालक नहीं है, फिर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर उसका यूज़ कर लेते हैं क्योंकि वो सस्ता पड़ता है, क्योंकि हमारे एरिया में पाया जाता है इसलिए। तो इसी तरीके से
कोई भी पदार्थ का जो को चालक होगा वो चालक क्या होना चाहिए, सुगमता से उपलब्ध होना चाहिए। उसके बाद में अगर बात करते हैं तीसरा गुणधर्म क्या रहेगा, तो चालक जो है आपका मजबूत होना चाहिए। चालक मजबूत होने से मतलब क्या है कि चालक अगर मजबूत होगा तो सीधी सी बात है कि वो टूटेगा नहीं। जैसे अगर अपने तारे वगैरह जो अपने खंबे के ऊपर जो तारे लगाते हैं, जैसे इस खंबे के ऊपर अगर अपने कोई तार लगाएंगे तो इस खंबे पे जब हम लोग तार लगाएंगे तो इस तार का कोई ना कोई वजन है, इस वजन के कारण हो सकता है कि अपनी जो तार है वो टूट जाए। इसीलिए बोलते हैं कि ये जो आपका चालक है वो क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। अगर मजबूत होगा तो ये जो चालक है वो टूटेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कि जो चालक है, चौथा नंबर कि जो चालक है वो क्या होना चाहिए, आपका तन्य होना चाहिए। तन्य होना से मतलब क्या है कि मुलायम होना चाहिए, मुलायम बोल सकते हैं। मुलायम से क्या मतलब है कि इतना हार्ड नहीं होना चाहिए कि उसकी तार ही ना खींची जाए, यानी कि ऐसा होना चाहिए चालक आपका जो पदार्थ है कि उसकी जो आपकी तारें खींची जा सके, तारें खींची जाएगी तो ही हम लोग तो उसका यूज कर पाएंगे। तो इसलिए कहने का मतलब ये क्या है कि आपका जो चालक होगा वो चालक क्या होना चाहिए, मुलायम भी होना चाहिए, ठीक है। अगर उसकी तो तारें ही नहीं खींची जाएगी तो हम लोग उसका यूज जो है नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि आपका जो चालक है वो क्या होना चाहिए, अघातवर्ध्य होना चाहिए। आपका जो चालक है वो क्या होना चाहिए, अघातवर्ध्य होना चाहिए। अघातवर्ध्य से मतलब क्या है कि कोई पदार्थ का टुकड़ा है उसको हम लोग पीट के और उससे चादरें वगैरह बना सकते हैं पतली। तो जैसे लग्स वगैरह बनाने हैं, इसके अंदर आगे आएगा आपके, तो कोई लग्स वगैरह है या कोई और चीज़ें आपके जो है चीज़ें बनानी है, तो वो सारी की सारी चीज़ें अगर आपके पदार्थ है उसको अगर हम लोग अघातवर्ध्य यानी कि पतली चादरें नहीं बना पाएंगे तो वो जो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट होंगे वो नहीं बना पाएंगे। तो उसके लिए कोई भी पदार्थ है वो क्या होना चाहिए, आपका जो चालक होगा वो अघातवर्ध्य भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अगर बात कर देते हैं कि आपका जो चालक है उस चालक के ऊपर क्या होनी चाहिए, सोल्डरिंग। आपका जो चालक है उस चालक के ऊपर क्या होनी चाहिए, सोल्डरिंग की जा सकनी चाहिए। यानी कि सोल्डरिंग से मतलब क्या है, तो सीधी सी बात, आपने अगर अभी तक पढ़ा नहीं है तो सोल्डरिंग क्या होती है कि जो आपके टांका लगाना होता है, यानी कि जिसको अपने देसी भाषा में तो काबिया बोलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल की ओरिजिनल भाषा में उसको सोल्डरिंग आयरन बोलते हैं। तो सोल्डरिंग आयरन के द्वारा जो टांका लगाना होता है, जैसे दो धातुओं की तारों को टांका लगाते हैं उसको सोल्डरिंग बोलते हैं। तो यानी कि उसके ऊपर सोल्डरिंग की जा सकनी चाहिए ताकि आपके जो जोड़ वगैरह है वो मजबूत बन सके। तो आपका चालक पदार्थ ऐसा होना चाहिए कि जिसके ऊपर सोल्डरिंग की जा सके ताकि कोई जोड़ है वो मजबूत हो, कमजोर ना हो। उसके बाद में बात आती है, सातवां पॉइंट क्या है, तो चालक जो है उसका विशिष्ट प्रतिरोध, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कम होना चाहिए। यानी कि आपका जो कोई भी चालक होगा उसका विशिष्ट प्रतिरोध कम होना चाहिए। इस विशिष्ट प्रतिरोध के भी हम बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या एक्चुअल में, तो कोई भी जो पदार्थ है उसके बारे में मैंने बोला ना कि जो चांदी है उसकी चालकता अच्छी होती है, लेकिन जो तांबा है उसकी चालकता उससे कम होती है। लेकिन उन दोनों की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है, एक ही होता है। तो वो पदार्थ का जो है उस पदार्थ का खुद का गुण होता है कि वो विद्युत धारा का कितना विरोध करता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है, जिस पदार्थ का कम होगा वो उसका मतलब क्या है कि वो उतना ही अच्छा चालक है। जिस पदार्थ में प्रतिरोध का मान कम होगा तो इसका मतलब क्या है कि वो एक अच्छा चालक है। तो अब इसके बाद में बात करते हैं कि आठवां जो है, यानी कि अपना जो वातावरण है, वातावरण जो है उस वातावरण के अंदर जो प्रभाव होते हैं जैसे नमी है, वर्षा है, उन सभी प्रभावों से अपना जो चालक है वो अप्रभावित रहना चाहिए भी। यानी कि अपना जो चालक है उसके अंदर अपने देखते हैं कि क्या, सबसे पहली बात तो उसकी अंतिम कक्षा में कौन कौन से 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा, जो विद्युत धारा को लेके जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। इसके बाद में बात आती है इसके गुणधर्म की, तो चालक सस्ता होना चाहिए, सुगमता से उपलब्ध होना चाहिए, चालक मजबूत होना चाहिए, अपना तन्य होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए, अघातवर्ध्य होना चाहिए, सोल्डरिंग की जा सकनी चाहिए, विशिष्ट प्रतिरोध चालक का क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और चालक जो है अपना वो वातावरण के प्रभाव से क्या होना चाहिए, अप्रभावित होना चाहिए। अब इसके बाद में अपने बात करते हैं भाई जो
आपका जो चालक है, आपका जो चालक है उसके अंदर वैद्युतिक पदार्थों के अंदर मेनली कौन कौन से चालक, अपने प्रमुख चालक जिसको बोल सकते हैं, कौन कौन से चालक प्रयोग किए जाएंगे। तो अपने बात करते हैं प्रमुख चालक, यानी कि प्रमुख चालक कौन कौन से हैं। तो पहले अपने नाम लिखते हैं, उसके बाद में अपने जो है इनको एक एक करके सभी जो चालक है उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है चांदी की, दूसरी सोना, तीसरी तांबा, उसके बाद चौथी एल्यूमिनियम, उसके बाद में पांचवी टंगस्टन। इनको साथ में कर ही लेते हैं वैसे। तो एक्चुअल में क्या है कि देखो इनसे दो तरीके के क्वेश्चन रहते हैं आपके, यानी कि आपका जो वैद्युतिक पदार्थ रहेगा, वैद्युतिक पदार्थ से कितने टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन रहते हैं मेनली, या तीन टाइप के क्वेश्चन बोल सकते हैं। कि किस तरीके से, तो वो पूछ लेता है 3 या 4 ऑप्शन में देके और पूछ लेता है कि निम्न में से सबसे अच्छा चालक कौन सा होगा, निम्न में से सबसे अच्छा चालक कौन सा होगा, ऐसे पूछ लेता है। तो पहले चांदी, सोना, तांबा, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, इनमें से कोई 4 ऑप्शन दे देता है, जैसे ये ऊपर वाले 4 दे देता है, पूछ लेता है सबसे अच्छा चालक कौन सा है, चांदी। उसके बाद में हो सकता है लोहा, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, तांबा दे दे, तो ऑप्शन आ जाएगा तांबा। वो आपको मेजर करना पड़ेगा एग्जाम टाइम में, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं रहेगी कि ये अपने यहाँ सबसे अच्छा चालक है तो ये रहेगा। लेकिन अगर आ जाता है सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो चांदी। ठीक है, उसके बाद में अगर अपने बात करते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन कौन सा रहेगा, दूसरे टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि जैसे कई अपनी जो धातुएं रहेंगी, कई अपने जो चालक रहेंगे वो मिश्र धातुओं से बने होंगे। मिश्र धातुओं से मतलब क्या है कि 2 धातुओं से मिलकर एक धातु बनी होगी, जैसे पित्तल है, ठीक है, यूरेका है, मैग्नीन है, इन तरीके की धातुओं को मिश्र धातु बोलेंगे, जिसमें 2 या 3 धातुएं मिलकर एक नई धातु का निर्माण करते हैं। तो वैसी जो धातुएं होगी, ठीक है, उसके बारे में 2 क्वेश्चन क्या रहते हैं कि पहला वो पूछ लेता है कि निम्न में से कौन कौन सी धातुओं से मिलकर अपनी मिश्र धातु बनी है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि मिश्र धातु बनी तो है मिश्र धातुओं से मिलकर, लेकिन उसके अंदर अनुपात कितना कितना है। तो वो जो है सारी चीज़ें अपने जो है यहाँ पे कंटिन्यूसली करेंगे। तो चांदी से रिलेटेड एग्जाम टाइम में क्वेश्चन एक ही आएगा, सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो चांदी। उसके बाद में सोने से रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद में तांबे से रिलेटेड भी नहीं आएगा। उसके बाद में एल्यूमिनियम से रिलेटेड आ सकता है कि एल्यूमिनियम सबसे हल्का जो चालक है, इसलिए क्या होता है कि आप अगर नोटिस करते हो तो जो तांबा है वो महंगा होता है और एल्यूमिनियम थोड़ा सा सस्ता होता है उससे। तो तांबा आपके जो घरों के अंदर जो वायरिंग यूज़ होती है, तो घरों में जितनी भी आपकी वायरिंग यूज़ होती है वो सारी की सारी वायरिंग आपकी तांबे से की जाती है। लेकिन जो आपकी खंबे वगैरह के ऊपर आप देखते हो वो सारी की सारी जो वायरिंग होती है वो किससे बनी होती है, एल्यूमिनियम की तारों से। इस तरीके से अपने देख सकते हैं दोनों का कंपैरिजन कि जो एल्यूमिनियम की तारें हैं वो ज़्यादातर बाहर की सड़कों के ऊपर जो खंबे लगे होते हैं उसके ऊपर यूज़ की जाती है। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि सीधी एल्यूमिनियम की तार होती है, उसमें क्या होता है ACSR तार यूज़ होती है, ACSR तार होती है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड या फिर एल्यूमिनियम कोर स्टील रेनफोर्स्ड। तो ये वाली जो तार है ये यूज़ होती है। इसके अंदर क्या होता है कि एल्यूमिनियम की बाहर की तरफ एल्यूमिनियम की तारें होती है और बीच में अंदर की तरफ एक स्टील की तार दे देता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना एल्यूमिनियम जो है हल्का है और उसके अंदर मजबूती कम होती है। तो बाहर खंबे के ऊपर जब तारें लगाएगा इस तरीके से जब खंबे पे तार लगाएगा, मजबूती कम होने के कारण तार के टूटने का खतरा रहेगा। इसलिए वो क्या करते हैं, बीच में एक स्टील की तार डाल देते हैं ताकि जो मजबूती है वो मजबूती प्रदान हो सके अपनी जो एल्यूमिनियम की तार है उस एल्यूमिनियम की तार को। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं टंगस्टन की। तो टंगस्टन जो अपनी धातु है उस टंगस्टन धातु का कहाँ पर यूज़ होता है, तो टंगस्टन धातु का अपने जो बल्ब है या फिर अपने बोल सकते हैं कि फ्लोरोसेंट ट्यूब वगैरह है जो उनमें जो अपने फिलामेंट बनाए जाते हैं, अपने इस तरीके का बल्ब होता है। ठीक है, और इसमें अगर आपने देखा है तो इस तरीके से बल्ब बना होता है। तो ये जो तार लगी होती है ना, ये आपकी किसकी होती है, टंगस्टन की होती है। ठीक है, तो यानी कि आपका जो टंगस्टन है उसकी जो तार है वो कहाँ पर यूज़ की जाती है, तो बल्ब का जो फिलामेंट इसको फिलामेंट बोलते हैं। तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसको बनाने में जो तार यूज़ होती है वो किसकी होती है, तो आपकी जो है टंगस्टन धातु जो है उस टंगस्टन धातु की यूज़ होती है। उसके बाद में बात आती है
6 नंबर जस्ता। जस्ता तो आपका जो कोई भी आपका पदार्थ होगा, कोई भी आपका जो है पदार्थ होगा, कई पदार्थों के ऊपर अपने देखते हैं कि उसके ऊपर क्या होता है कि जंग लगने का खतरा रहता है। तो जंग लगने का जहाँ पर भी आपका खतरा रहता है तो उन सभी जगहों पे जहाँ पर जंग लगने का खतरा रहता है वहाँ पर क्या होता है कि अपनी जो जस्ता धातु है वो उस धातु के ऊपर क्या होती है, परत चढ़ाने के लिए यूज होती है। ठीक है, उसके बाद में अगर अपने बात करते हैं लोहा। लोहा ये भी एक प्रकार का चालक है, लेकिन इस चालक के अंदर अपने जो गुण कर चुके हैं पीछे चालक के अंदर, उनमें से एक गुण था विशिष्ट प्रतिरोध। जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो अपने जो लोहा है उसका विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि ये जो पदार्थ है ये विद्युत धारा को उतना अच्छा लेके नहीं जा सकता, इसलिए क्या होता है कि आपका जो लोहा है इसका यूज कम किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करते हैं टिन। टिन जो है अपनी जो टिन धातु है उस टिन धातु का यूज कहाँ पे किया जाता है, या फिर एक नौवीं धातु, दोनों का यूज ज्यादातर साथ में किया जाता है, शीशा। ये जो आपके टिन और जो शीशा धातुएं हैं, मैंने अभी आपको सोल्डरिंग बताया था, तो वो जो सोल्डरिंग है, सोल्डरिंग जो की जाती है या फ्यूज जिसके बनाए जाते हैं वो आपकी जो टिन और जो शीशा धातुएं हैं, आपकी जो टिन और जो शीशा धातुएं हैं उन दोनों को मिश्र धातु के रूप में यूज करके और आपका जो सोल्डरिंग के अंदर जो तार यूज किया जाता है उस तार को आपका बनाया जाता है। यानी कि सोल्डरिंग के अंदर तार कौन सी धातु का बनाया जाएगा आपका, तो टिन और लेड जिसको बोल देते हैं, टिन और शीशा बोल सकते हैं, इस तरीके से अपने बोल सकते हैं। उसके बाद में अगर अपने बात करते हैं, अगला टॉपिक रहेगा जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर के अंदर क्या है कि ये मोस्टली तीन धातुओं से मिलकर बना हुआ जो धातु है, तो इसके अंदर क्या आती है कि 60% जो है आपका क्या आता है, तांबा आता है, और साथ में आपका जो है लगभग 15% निकल आता है, और 25% जो आपका जस्ता आता है। यानी कि आपका जो है जर्मन सिल्वर वो 60% तांबा, 15% निकल और 25% जस्ते से बनी हुई जो है मिश्र धातु है एक प्रकार की। तो आपको जो है एग्जाम टाइम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो जर्मन सिल्वर है पहले तो पूछ लेता है कि किन किन धातुओं से मिलकर बना है, तो तांबा, निकल और जस्ता से बनकर बना है। फिर पूछ लेता है कि जो अनुपात है वो अनुपात क्या है, तो अनुपात क्या है इसका, 60, 15 और 25 के अनुपात में ये जो है बनी होती है। इसके बाद में इसके यूज़ की बात आती है कि इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, तो जर्मन सिल्वर का जो यूज़ है वो ज़्यादातर आपका जो पित्तल है, पित्तल जहाँ पे यूज़ होता है उस जगह के ऊपर एक अल्टरनेट के रूप में इसका यूज है जर्मन सिल्वर का, वो किया जाता है। अब इसके बाद में इसके अंदर अपने एक आ गया निकल। निकल जो है, निकल भी एक प्रकार की धातु है, ज़्यादातर इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, तो आपने अभी तक आए नहीं, आपने आगे आएगा निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल है, निकल आयरन सेल है। ठीक है, तो वो जो आपके सेल आएंगे सेकेंडरी सेल, उन सेकेंडरी सेल के अंदर जहाँ पे भी निकल आएगा तो वहाँ पे ये जो निकल धातु है, इस निकल धातु का यूज किया जाता है। तो अब बात आई थी कि जर्मन सिल्वर का यूज किसके अल्टरनेट के रूप में, पित्तल के रूप में। तो पित्तल के रूप में कर रहे थे, तो पित्तल अपने देख लेते हैं कि किन धातुओं से मिलकर बना है। तो आपका जो पित्तल है ये भी एक प्रकार की मिश्र धातु है। ये किस किस धातु की मिश्र धातु है, तो इसके अंदर आपका तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता जो है दोनों को मिला के और आपकी जो पित्तल धातु है वो पित्तल धातु आपकी बनाई जाती है। अब इसके बाद में बात करते हैं, इसके कॉन्टैक्ट वगैरह बनाने में ज़्यादातर यूज़ होता है। इसके बाद में बात करते हैं अपने मैग्नीन। मैग्नीन, तो आपकी जो मैग्नीन धातु है वो 84% आपकी जो है तांबा प्लस में 12% मैग्नीज प्लस में आपकी 4% जो है निकल से बनी हुई, 4% निकल से बनी हुई आपकी एक मिश्र धातु है।
अब बात आती है मैग्नीन का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, तो रेजिस्टेंस वगैरह के बनाने के अंदर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इसके बाद में बात आती है यूरेका की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम टाइम में बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूरेका से ध्यान रखिएगा। यूरेका जो है आपका कहाँ पे यूज़ होता है, तो ज़्यादातर आपके जो रेजिस्टेंस यानी जो प्रतिरोध है वो ज़्यादातर आपके जो है इलेक्ट्रीशियन के अंदर किसके बने होते हैं, तो यूरेका के ही बने होते हैं। अब बात आती है कि यूरेका किसकी मिश्र धातु है, तो 40% इसके अंदर क्या है, निकेल, और 60% आपका क्या है, तांबा, यानी कि 40% निकल और 60% तांबे से बनी हुई क्या है, एक प्रकार की मिश्र धातु है। उसके बाद में इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो यूरेका का जो यूज है वो आपका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध बनाने के लिए ही किया जाता है सारी जगहों पे। अब इसके बाद में बात आती आपका जो ये पारा है, ये एकमात्र ऐसी धातु है जो आपकी द्रव अवस्था में रहती है, यानी कि द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र धातु, यानी कि आपका जो पारा है वो द्रव अवस्था में रहने वाली क्या है, एकमात्र धातु है। एग्जाम टाइम में शायद डीएमआरसी में पूछा गया था क्वेश्चन कि द्रव अवस्था में रहने वाली जो धातु है एकमात्र कौन सी है, तो पारा था उसका आंसर, ठीक है। उसके बाद में अपने बात आती है नाइक्रोम। नाइक्रोम, तो आपकी जो नाइक्रोम धातु है, ये नाइक्रोम जो है इसके बारे में भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि जितने भी आपके हीटिंग एलिमेंट होते हैं, हीटिंग एलिमेंट से मतलब है हीटर है, प्रेस है, जहां पर भी आपके हीटिंग एलिमेंट यूज होते हैं उष्मा के लिए, तो वहां पर कौन सी धातु यूज की जाती है, नाइक्रोम धातु है जो यूज की जाती है। तो इसके अंदर कौन कौन सी धातुओं का मिश्र धातु के रूप में यूज होता है, तो इसके अंदर 80% आपका जो है क्या होता है, निकल होता है, और 20% आपका क्या होता है, क्रोमियम होता है। यानी कि 80% निकल और 20% क्रोमियम से मिलकर बनी हुई है नाइक्रोम धातु। तो अभी मैंने आपको बता दिया है कि एग्जाम टाइम में आपका जो प्रमुख चालक है उनसे रिलेटेड एग्जाम टाइम में किस तरीके के आपके जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अपने देख लेते हैं एक बार फिर से कि इनसे रिलेटेड एग्जाम टाइम में कौन से क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पहला तो रहता है कि जो प्रमुख चालक है, प्रमुख चालक के अंदर सबसे मेन चालक कौन सा होता है विद्युत धारा के लिए, तो चांदी। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन वो पूछ लेता है कि निम्न में से सबसे अच्छा चालक कौन है, तो इनमें से कोई 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से आपको मेजर करके बताना पड़ेगा। उसके बाद में अगर अपने बात करते हैं कि जो आपका तांबा है वो मोस्टली यूज किया जाता है घरों में, एल्यूमिनियम है, आपके जो बाहर खंभों के ऊपर जो तारें यूज होती है वो एल्यूमिनियम की यूज होती है, ACSR तो होती है। इनकी जो फुल फॉर्म है उसके लिए आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी जल्द ही, ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रीशियन की आपकी सारी की सारी जो फुल फॉर्म है वो फुल फॉर्म रहेंगी। उसके बाद में टंगस्टन, तो टंगस्टन का यूज़ आपके जितने भी आपके बल्ब वगैरह है, फ्लोरोसेंट ट्यूब वगैरह है, उनमें जो आपके तंतु के रूप में यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे जो है टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है। उसके बाद में जस्ता है, लोहा है, इसकी परत चढ़ाने के लिए यूज़ होता है। लोहा का टेलीफोन तारों के अंदर यूज़ होता है। टिन और लेड का सोल्डरिंग के लिए यूज़ होता है। और जर्मन सिल्वर जो है, इसमें आपकी मिश्र धातुएं कौन कौन सी है, तो आपकी मिश्र धातुएं 60% तांबा, 15% निकल और 25% जस्ते से बनी हुई मिश्र धातु है। पित्तल जो है वो आपकी तांबा और जस्ता से बनी हुई मिश्र धातु है। मैग्नीज 84% तांबा, 12% मैग्नीज और आपकी 4% निकल से बनी हुई मिश्र धातु है। यूरेका जो है आपकी 40% निकल और 60% तांबा से बनी मिश्र धातु है। उसके बाद में पूछ लेता है कि जो द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है, तो पारा है। हीटिंग एलिमेंट के लिए कौन सा यूज होता है, तो नाइक्रोम होता है। नाइक्रोम बना किससे होता है, तो 80% निकल और 20% है क्रोमियम से मिलकर बना होता है। तो एग्जाम टाइम में आपके इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो रहे। इसके बाद आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर जो है इसके सभी के जो आपके मेनली जो आपके चालक है उनके विशिष्ट प्रतिरोध है उनको लिखा है। तो एग्जाम टाइम में आपके जो है क्वेश्चन आंसर रहते हैं वो किस प्रकार से रहते हैं कि वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपका कोई भी चालक है उस चालक का आपका विशिष्ट प्रतिरोध पूछता है। तो जैसे आपके मेनली जो पेपर में पूछे गए हैं या जो पूछे जा सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ, सारे के सारे नहीं बता रहा हूँ। तो जिसमें चांदी है, चांदी के विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में पूछ लेता है कि चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध कितना है, तो 0.01
0.64 जो है आपका विशिष्ट प्रतिरोध रहता है। ये सारी की सारी जो किस में रहेंगे, तो ओम मीटर में रहेंगे। ओम मीटर में क्यों रहेंगे, क्योंकि जो विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध की आपकी इकाई क्या रहेगी, ओम मीटर रहेगी। उसके बाद में अगर बात करते हैं जो सोना है, सोने का विशिष्ट प्रतिरोध कितना रहेगा, तो 0.0172 जो है आपका विशिष्ट प्रतिरोध रहेगा सोने का। उसके बाद में तांबे की बात करेंगे तो तांबे का रहेगा 0.0242 जो है आपका विशिष्ट प्रतिरोध रहेगा। और एल्यूमिनियम की अगर बात करेंगे तो 0.0265 जो है आपका प्रतिरोध रहेगा, विशिष्ट प्रतिरोध। ये विशिष्ट प्रतिरोध है क्या, विशिष्ट प्रतिरोध है कोई भी जो पदार्थ है, उस पदार्थ का खुद में से बहने वाली विद्युत धारा का विरोध कितना वो जो विरोध करता है, वो जो गुण है, उस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। उसके बाद में अपने बात करते हैं एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम के अंदर कितना है, तो 0.0265 जो है इसका जो है ओम मीटर के अंदर रहेगा। उसके बाद में टंगस्टन की बात करेंगे तो 0.0551 जो है। उसके बाद में यूरेका की बात करेंगे तो यूरेका का 0.44 से लेकर 0.49 तक जो है इसका विशिष्ट प्रतिरोध रहता है। उसके बाद में नाइक्रोम की बात करेंगे तो 1.085 जो है इसका विशिष्ट प्रतिरोध रहता है ओम मीटर में। उसके बाद में मैग्नीन की अगर बात करेंगे तो मैग्नीन का रहेगा 0.42 से ऊपर जो है आपका मैग्नीन का जो है प्रतिरोध रहेगा, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में डिफरेंस क्या है, तो प्रतिरोध हो गया कि वो इस चालक के अंदर कितना कुल विरोध है, ठीक है। और विशिष्ट प्रतिरोध कोई भी चालक अपने में से बहने वाली विद्युत धारा का कितना विरोध करता है, वो चालक का जो गुण है, उस चालक के गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। वो कोई पदार्थ का कम हो सकता है और कोई पदार्थ का क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, वो अलग अलग हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और आने वाली जो वीडियोज़ रहेगी उनके लिए आप जो सब्सक्राइब बटन है उस सब्सक्राइब को क्लिक कीजिए और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियो रहेगी उन वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।